नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी फिलहाल है उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में। और ये लखनऊ का वो इलाका है, जरा मैं एक बार कहूंगा कि ये जर्नलिस्ट कैफे, जरा ये देखें तो जर्नलिस्ट कैफे देखकर आप अपने मन में कुछ विचार लाइए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं। पहले जरा इन तस्वीरों पर जरा नजर फिराएं। बाबू विष्णु पराडकर। पराडकर जब हम लोग शुरुआत में आए थे पत्रकारिता में, तो ये कहा जाता था कि ये बड़े पराडकर बनने जा रहे हो या गणेश शंकर विद्यार्थी बनने जा रहे हो। तो ये वो नाम है जो शायद आज की जो पत्रकारों की पीढ़ी भी नहीं जानती है, लेकिन उन सबकी ये जो तस्वीरें यहाँ पर रखी गई, आप देख रहे हैं, अबुल कलाम आजाद साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रभाष जोशी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, आज तक आप जानते हैं इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, रूसी करंजिया, ब्लिट्ज साप्ताहिक समाचार संपादक, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आप ये कहें कि शुरुआती दौर में, मतलब बहुत पहले की बात है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान था, राजेंद्र माथुर, विनोद मेहता, ये सब जो नाम है। अब ये देखिए जरा, एक टाइप राइटर भी है। ये टाइप राइटर लगभग विलुप्त हो चुका है, आप देख सकते हैं ये। और ये सब चीजें मैं आपको दिखा किस ले रहा हूं, ये धीरे धीरे जब बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। और ये जर्नलिस्ट कैफे इसका नाम है। जर्नलिस्ट कैफे इसलिए क्योंकि तमाम जो पत्रकार हैं, खासतौर से जो नवोदित हैं, छोटे घराने हैं, जो बहुत बड़े घरानों से संबंध नहीं रखते हैं, उनके लिए जरूरत होती है स्वायत्तता की, स्वावलंबन की। तो हमेशा क्यों सरकार या किसी पर निर्भरता रहे, इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, इस भ्रांति को दूर करने के लिए एक विख्यात पत्रकार हैं विक्रांत दुबे जी, बनारस से संबंध रखते हैं, देश के तमाम हिस्सों में काम किया है, पश्चिम बंगाल से लेकर और तमाम जगहों तक। लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो हमेशा पत्रकार और पत्रकारिता के साथ साथ जो पत्रकारी सरोकार हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। और उनका ये मानना है कि कैसे पत्रकार अगर स्वावलंबी होगा तो शायद उसकी कलम कांपेगी नहीं, दिग्भ्रमित नहीं होगी, या उसका जो माइक उसके हाथ में होगा, जो उसकी जिह्वा होगी, उस पर वो सारी चीजें आएंगी जो उसको बोलनी चाहिए। किसी के इशारे पर, किसी के रिमोट से नहीं चलेगा। ये जर्नलिस्ट कैफे उस लिहाज से लाया, वो अलग बात है कि ये लोगों को, लखनऊ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आया तो मुझे लगा कि कुछ चर्चा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट कैफे है तो तमाम पत्रकार पूरे देश से यहाँ जरूर आते हैं और उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस समय माहौल क्या है, मिजाज क्या है। तो जर्नलिस्ट कैफे का हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे लाइब्रेरी भी है, और हमारे साथ आप जाना पहचाना चेहरा है, जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं। हम लोग सहयोगी भी रहे, एक साथ काम भी किया है, मित्र भी हैं, तो इसलिए और भी अच्छा था। हमारे साथ अब देखिए ऋषि जी बैठे हुए हमारे साथ बगल में, तो ऋषि जी भी पत्रकार हैं। और मैंने कहा कि जर्नलिस्ट कैफे में आओ तो पत्रकारों से ही बात करूंगा, और पत्रकारों की जुबानी क्या है उत्तर प्रदेश की कहानी, ये हम जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे कुछ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे भी बात करूंगा, लेकिन शुरुआत ज्ञानेंद्र जी आपसे। कुल मिला के जर्नलिस्ट कैफे के कॉन्सेप्ट पे तो हमने चर्चा की, अब यहाँ पर बात करना इसलिए थोड़ा सा अद्भुत लग रहा है, विक्रांत यहाँ पर नहीं है, वो होते तो उनसे बात करते, क्योंकि वो जितने शानदार पत्रकार हैं उतना ही शानदार उनका दिमाग चलता है। लेकिन हम बात फिलहाल चुनाव पर कर रहे हैं। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद और उससे पहले के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क मानते हैं? और अगर मैं एक सवाल इसके साथ और जोड़ूं, 2014 जो 2019, उत्तर प्रदेश 2024 में कैसे देख रहे हैं आप, नतीजों के लिहाज से, सियासत के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल जब कोई भी बड़ा नेता, ये तो एक बड़ा सार्वभौमिक तथ्य है कि जब कोई बड़ा नेता उतरता है चुनावी मैदान में, तो ना सिर्फ वो सीट जहाँ पर वो चुनाव लड़ रहा होता है, बल्कि आसपास का सारा इलाका उस वो गुंजायमान होता है, वो एक तरीके से वाइब्रेंट होता है। और वो कोई भी बड़ा नेता, वो जब एक वक्त हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये यहाँ पर सक्रिय होते थे अमेठी रायबरेली में, तो उसका असर आसपास के इलाकों तक जाया करता था। और वही ऐसा ही कमोबेश दिखाई दे रहा है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन वो किया उन्होंने, और वो जब चुनाव के लिए जब वो पूरी कवायद करते नजर आएंगे, तो ना सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल की आसपास की तमाम सीटों पर बिहार वो तक असर, बिल्कुल बिहार तक भी उसका असर जाएगा। तो वो तो एकदम होता दिखाई दे रहा है। और ये राजनीति में जो बदलाव है, राजनीति में बदलाव में उससे पहले अगर हम एक थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहें, तो पहले आंकड़े याद करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। ये दिक्कत आती थी कि किसके पास कितनी सीटें होती हैं। 2014 में आया तो फिर 72 सीटें बीजेपी के पास पहुंच जाती हैं। और ऐसे ही 2019 में भी आंकड़ा है, अभी 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है, 14 सीटों पर मतदान होगा। आपको लिए आसान बड़ा रहेगा कि 13 सीटें बीजेपी के पास है, सिर्फ एक सीट रायबरेली की वो कांग्रेस के खाते में है।
तो ये एक बड़ा ये भी आराम की स्थिति हो पत्रकारों गई। का काम खत्म कर दिया या कम कर दिया मोदी जी ने? थोड़ी सी मेहनत आसान कर दी है, क्योंकि आप देखिए ना कि अब जब बात होगी कि उत्तर प्रदेश में 2019 में कितनी सीटें आपको याद ना भी हो, तो आपको केवल इसी से याद से काम चल जाएगा कि एक सीट रायबरेली की कांग्रेस केवल एक सीट जीत सकी थी। समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ करता था, लेकिन उस गठबंधन ने भी 15 सीटें जीती, उनमें से 10 बीएसपी की थी, 5 समाजवादी पार्टी की, वो भी ज्यादातर सीटें उनके अपने कुनबे की थी, सैफई परिवार की थी। तो ये एक बड़ा एक बदलाव जरूर है, ये बीजेपी के हक में जाता है कि अभी जो भी चरण हो रहे हैं, अभी चौथा चरण हुआ, उस चौथे चरण में तो पिछले बार में 2019 में जब आकलन करेंगे तो कोई भी सीट किसी और के पास नहीं थी, सीधे तौर से बीजेपी के पास थी। तो अभी जो मुकाबला होने जा रहा है, ये इस चरण में भी, अब जो अगला चरण आएगा 5वां चरण में भी मुकाबला जो होगा उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम यही होगा कि बीजेपी अपनी उन सीटों को कितना फिर से बचा पाती, रिटेन कर पाती है, और बाकी जो दल हैं उनके लिए चुनौती यही रहेगी कि वो उनमें किस तरीके से सेंध लगा पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अमेठी रायबरेली है, वहां से तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं उन दो सीटों पर कम से कम। जो सवाल जहां पर छोड़ा है ज्ञानंद जी ने, मैं सीधे वहीं पर आ रहा हूँ। रायबरेली और अमेठी बिल्कुल चूंकि लखनऊ के बगल में है, क्या है मिजाज? अमेठी तो पिछली बार हार गई थी कांग्रेस, राहुल गांधी हार गए थे, सबसे बड़ा उलटफेर अगर देखा जाए चुनावों का वो था। लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा है, क्या किशोरी लाल शर्मा फिर उस उलटफेर को करने की स्थिति में है? और रायबरेली में आए हैं राहुल गांधी, तो दिनेश प्रताप सिंह के जरिए मनोज पांडे को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती खड़ी की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों सीटों पर, अगर मैं सिर्फ आपके पास आऊं तो इसके बाद दूसरी सीटों पर आऊंगा, लेकिन ये दो सीटें काफी चर्चा में फिलहाल इस चरण में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या आकलन है इसके बारे में? देखिए, अमेठी में अगर बात करें तो किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन लड़ाई में वो नहीं है। ओके। क्योंकि वहां पर क्या है कि जितने भी कांग्रेसी लीडर रहे हैं अमेठी और रायबरेली के बड़े, वो जो भी उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी, वो संजय सिंह हो, अमिता सिंह हो, अदिति सिंह हो या कोई भी, वो यही आरोप लगा के छोड़े कि कोई एक ऐसा है जिसकी वजह से हम छोड़े। उन्होंने कभी नाम नहीं लिया था खुल के। अच्छा, वो अदृश्य हाथ ये है। हाँ, जैसे शिखर सम्मेलन जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय एक अदृश्य हाथ की बात होती थी, तो अमेठी का अदृश्य हाथ शर्मा जी है। जी हाँ। तो अच्छा। इस बार खुलकर वो बोल रहे हैं वो लोग भी कि जिनकी वजह से इन नेताओं ने छोड़ी वो केएल शर्मा ही थे। ओके। और आज पार्टी ने उन्हीं को ही प्रत्याशी बना दिया है वहां पर। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है स्मृति ईरानी को। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ऋषि बता रहे हैं, इस तरीके से किसी ने व्याख्या नहीं की है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बुलंद भारत टीवी के दर्शकों को ये देखना और समझना चाहिए, क्योंकि देखिए परिप्रेक्ष्य जो है ना, मैं जर्नलिस्ट कैफे में बैठे में, जिसको बटन बोलिंग कहते हैं, छिद्रान्वेषण, तो ये छिद्रान्वेषण जो ऋषि जी कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जी ऋषि जी प्लीज। दूसरा ये कि अमेठी में स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से जमी हुई है। उन्होंने अपना घर भी बना लिया। पहले उन पर आरोप लग रहे थे आपका घर नहीं है, आप बाहरी हो, उन्होंने घर भी बना लिया। सीएमओ वहाँ पे रहे हैं, बड़े भाई थे हमारे, उनसे ऐसे एक दिन बात हो रही, मैंने कहा ये बताइए स्मृति ईरानी के आने के बाद से आपको बदलाव क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि उनके आने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेरे पास अगर पर डे 10 आदमी आता है तो उसमें से 8 ऐसा होता है जो कहता है दीदी ने भेजा है हमको, ये परेशानी है। ओके, मतलब उनको एक जनप्रतिनिधि लोकल मिला है। हालांकि हमें शिकायतें जो दिल्ली में जो दिखाई पड़ती हैं वो उनकी एरोगेंस की और तमाम पत्रकारों को वहां से हटवा देने की, इस तरीके की बातें भी हमें सुनाई पड़ी है। मतलब ये एक चीज समझिए, हमें राजनीति अगर करनी है तो हमें ये पता है कि हमें वोट कहाँ से मिलना है जी, हमें उन पे फोकस करना है। जी। कोई ठेकेदार अगर हम बुराई कर रहा है, वो इसलिए बुराई कर रहा है कि उसको उनकी सांसद निधि से या किसी के भी सांसद निधि से उसको ठेका नहीं मिला, मतलब उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है। और अगर एक आम आदमी है, हमें टारगेट करना है उनको। हमारा अगर वोटर हमारे साथ में कोई कितना भी विरोध करता रहे तो वहां पर वो आ रहा है। दूसरा ये कि केएल की जो व्यक्तिगत जो छवि है वो बहुत अच्छी वहां पर नहीं मानी जाती है। मैं अभी घूम के आया हूँ पूरा, काफी मैंने देखा है वहां पर। हर एक का कहना यही है कि कांग्रेस इनकी जगह किसी और को भी खड़ा कर सकती थी। अच्छा, इन्हीं को क्यों दिया जिनकी वजह से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस खत्म होने के कगार पर आ गई। अब बात करते हैं रायबरेली। जी। रायबरेली का जो चुनाव है उसमें लड़ाई कहीं है ही नहीं। दिनेश सिंह अदिति सिंह का झगड़ा सबको पता है, पिछली बार भी था, इस बार भी है, इस बार अदिति खुलकर भी आ गई है। दूसरा, राहुल गांधी नाना करते हुए आखिर आ ही गए, और आप देखिए पूरी कांग्रेस लगी हुई है, खड़गे, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश भी जाने वाले हैं।
जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है कांग्रेस के, दिन रात वो प्रचार में वहां लगे हुए, तो वो तो जीतना ही जीतना है। ठीक है, मतलब रायबरेली आपके हिसाब से राहुल के पास जा रही और अमेठी एक बार फिर से वो लूज करने जा रहे हैं। चलिए, मैं ज्ञानेंद्र जी बस इसी को लेकर फिर, क्योंकि ये दोनों सीटें, इन पर पूरे देश की निगाहें हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, दोनों निगाहें। ये जो बात है कि स्मृति ईरानी को लेकर बहुत सी बातें कही गई, दिल्ली तक पहुंची कि वहां पर लोकल लेवल पर उनकी अहमन्यता, अहंकार या उनका जो मिजाज था, लेकिन एक बात तो सच है कि वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं, उन्होंने घर ले लिया, गृह प्रवेश कर लिया। एक तो ये पक्ष है। दूसरा, किशोरीलाल शर्मा ही क्यों, किशोरीलाल शर्मा को उतार के इस लड़ाई को और उन्होंने वॉक ओवर दे दिया, आपको भी ये लगता है? और रायबरेली को लेकर जो ऋषि कह रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, ऋषि तो चूंकि वहां पर इनके जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला, लेकिन मैं इस बात से बस उस हिस्से से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि वो स्मृति ईरानी को लेकर वो निश्चित तौर से वो परसेप्शन एक बना हुआ है और उनका अहंकार, उनका जो व्यवहार है उसको लेकर नाराजगी बिल्कुल रही है। और वो कई मौके पर वो सार्वजनिक हुई है, बाकायदा सोशल मीडिया पर वो मीडिया के नाम पर बात करके और उसको हटाने की भी बात कर रही होती हैं। तो सत्ता का जो मद की बात होती है वो उनके सर पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो पीछे भी है। और केएल शर्मा की जहां पर बात है, आप जब देखिए तुलना कैसे होगी कि अमेठी में वहां की जनता, चाहे अमेठी और रायबरेली, ये पूरा इलाका कई दशक हो गए हैं नेहरू गांधी परिवार से, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर इन सबसे जुड़े रहे हैं। तो ये जो परिवार को इनसे इनसे जुड़ाव रहा है परिवार का, वो वाकई में एक भावनात्मक पहलू रहा है। केएल शर्मा की को लेकर जो आप बात कह रहे हैं, मैं वाकओवर सीधे तौर से तो नहीं मानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे। और राजनीति में एक अगर एक उस नजरिए से देखिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सब कुछ गंवा चुकी है, एक सीट है, अमेठी पहले ही हार चुके हैं। राजनीति में हार जाना ज्यादा जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी है हारने से लड़ते हुए दिखाई देना। तो राहुल गांधी को लड़ते हुए दिखाई देने के लिए अमेठी आना चाहिए था। रायबरेली उन्होंने चुनी। रायबरेली वो सीट है जो बेहद आसान कही जाती है। तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी बच्चे को मौका दिया जाए, छात्र को, कि कौन से विषय कठिन, अगर वो तो गणित के बजाय वो अक्सर ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चुन लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कठिन वाली सीट के बजाय उन्होंने आसान सीट चुनना बेहतर समझा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दलील ये है कि राहुल गांधी को चूंकि पूरे देश में कांग्रेस को संवारना, उनको देखना है, उनके बारे में उनकी वहां पर प्रचार करना है, इसलिए वो कम समय दे पाएंगे, तो रायबरेली इसीलिए उन्होंने चूज। कितना स्टूपिड लॉजिक है ज्ञानेंद्र जी, ये काम तो पहले भी राहुल गांधी को करना होता था। इस हिसाब से तो फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? मोदी जी राज्यसभा चले जाते हैं, ऐसे अखिलेश यादव एमएलसी बन गए थे, नीतीश कुमार एमएलसी बन गए, चुनाव लड़े, राज्यसभा चले जाते हैं, इससे अच्छा। राजनीति में देखिए दलीलें और तर्क तो बड़े दिलचस्प होते हैं, बड़े आप उसका आनंद ले सकते हैं। बल्कि एक बार मैं कांग्रेस, आपके बुलंद भारत में ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से एक बार ये बात कही गई, वो राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वो उनकी कद के वो नहीं थी स्मृति ईरानी। तो भाई यहाँ पर जैसे उन्होंने अगर ये बात कही तो उनके कद के क्या, फिर दिनेश प्रताप सिंह से वो अपना कद मान रहे थे। तो कम से कम स्मृति ईरानी तो उनके कद से ज्यादा ही थी, मतलब वो राष्ट्रीय स्तर की नेता रही। दिनेश प्रताप सिंह तो स्थानीय और यहाँ पर प्रदेश की राजनीति करते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति में दलीलें जो है, तर्क कुतर्क, और वो सब अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार वो गढ़े जाते हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से अमेठी रायबरेली में ये जो गांधी परिवार सक्रिय हुआ है, इसका असर तो जरूर रहेगा। अब देखना ये होगा कि स्मृति ईरानी तमाम अहंकार और तमाम इन सब जो वजह हैं, जो व्यवहारगत जो उनके खामियां हैं, उससे परे बीजेपी ने, देखिए अमेठी में भी और रायबरेली की भी मैं बात करूंगा, जहां पर उन्होंने कील कांटे बड़े दुरुस्त किए हैं। रायबरेली में अगर आप देखिए, सोनिया गांधी का जीत का मार्जिन लगातार कम होता गया और 2019 में जो कम हुआ उसके बाद से बीजेपी ने काफी कोशिशें की। रायबरेली में हालांकि नेहरू गांधी परिवार के लिए जाति का समीकरण बहुत फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उनकी जाति को लेकर कई सारे बहस और मुबाहिसे के वो विषय है। हाँ, कि वो पारसी परिवार से लेकर वो ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र है, वो कई सारे हैं। उस पर जाने की बजाय मैं ये कहूंगा कि रायबरेली में जो बीजेपी ने एक काम जरूर किया है। इधर में आप हाल में देखिए, रायबरेली में जो तमाम छत्र हुआ करते थे, वहां पर ब्राह्मणों के मनोज पांडे एक बड़ा असरदार चेहरा हुआ करते थे। अखिलेश सिंह, उनकी निधन हो गया, उनकी बेटी अदिति सिंह वहां पर जो संभाल रही हैं उनकी विरासत, वो भी एक चेहरा थी। दिनेश प्रताप सिंह तो थे ही, वो कांग्रेस के लिए बड़े काम के हुआ करते थे, उनका पूरा परिवार कुनबा बड़ा सक्रिय रहता था। तो ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह भी अब बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने मनोज पांडे को भी साथ ले लिया। गायत्री प्रजापति, वो भी एक
फैक्टर रहे हैं। ओबीसी वोटर्स में एक बड़ा असर रहा गायत्री प्रजापति का। वोटर भी बहुत हैं। महाराजी गौतम जो महाराजी प्रजापति जो उनकी पत्नी है, उन्होंने राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे हाल में, वो वहां से अब्सेंट रही थी। और अभी भी बिल्कुल ये वहां की जनता की से और वहां से जो इनपुट है, उनके परिवार के लोग, खुद महाराजी जो हैं, वो भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे से बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उनके परिवार के लोग तो बल्कि खुलकर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी तमाम जो जो खांचे हैं, उनमें बीजेपी ने काम किया है। तो इसलिए रायबरेली में भी बीजेपी ने अपने आप को वोटों के समीकरण के लिहाज से काफी मजबूत किया है। अमेठी में केएल शर्मा को लेकर ऋषि जो अभी एक बात कह रहे थे, वो एक बात हम लोग जब जाया करते थे 2004 से, जब यूपीए का शासन हुआ करता था और एक तरीके से नेहरू गांधी परिवार जब वहां पर पधारता था, तो मीडिया, आज भले ही मोदी से जुड़े हुए या उनकी बात कहने वालों को गोदी मीडिया कहा जाता हो, तब जो मीडिया होती थी वो गोदी, अब उसके बजाय आप कहिए कि भागती हुई मीडिया हुआ करती थी, दौड़ती मीडिया थी। और वो ऊपर से दिल्ली से फरमान आता था कि वो गांधी परिवार का कोई भी आएगा, एक भी फुटेज नहीं छूटना चाहिए कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चाय कहीं कप में पीते दिखाई दें, किसी बच्चे को गोद में उठा लें, वो भी नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए पूरा डेस्परेट रहते थे। प्लास्टिक का तसला उठाने से कुछ भी काम करते हुए, खेतों किसान में कुछ बाली ही पकड़ लें, कुछ एक फूल पकड़ लें, वो भी नहीं छूटना चाहिए था। तो ये भी एक दौर हुआ करता था। तो हम लोगों ने ये देखा कि केएल शर्मा उस वक्त जो होते थे, वो भले ही अपने आप को एक राजनेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, वो सीधे बगलगीर दिखाई दिया करते थे। वो पीछे नेपथ्य में रहते थे, वो सारा कुछ प्रबंधन का काम देखते थे नेहरू गांधी परिवार का। वो वहां रुकेंगे, वो कैसे रहेंगे, चुनाव के समय भी वो मैनेजमेंट ही संभालते थे। तो मैनेजर से वो कार्यकर्ता अगर हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। और वो कार्यकर्ता से ज्यादा वो जनता से, तो चूंकि वहां रहते थे तो जुड़ाव जरूर रहा था, लेकिन उनका जुड़ाव का जो दायरा हुआ करता था, वो कांग्रेसी और कांग्रेसियों में भी एक निश्चित तौर से जो एक निश्चित एक दायरा होता, वो कुछ ही चेहरे होते थे जो केएल शर्मा से इंटरेक्ट किया करते थे। अब देखना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब बहुत सक्रिय रहते हैं तो केएल शर्मा को किस तरीके से जिता पाते हैं, क्योंकि रायबरेली में खुद राहुल गांधी के लिए बड़ी एक कड़ी चुनौती मौजूद है, जैसे कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए मौजूद हो गई थी। तो वो भी चुनौती ऐसी है जिसके लिए वो शायद अमेठी पर कितना अगर फोकस ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो शायद मजबूत वो चुनौती दे सकेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि रायबरेली पर ही वो ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर दरअसल होता क्या है, जो ज्ञानेंद्र जी ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल होता क्या है कि अगर आप देखें 10 जनपद, यानी जहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, या यूं कहें कि मतलब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, वो रहती, तो महत्वपूर्ण वो होता था कौन सोनिया गांधी से मिलने किसकी दहलीज से या किसकी चौखट से होकर गुजर रहा है। जब अंबिका सोनी की चौखट से गुजरते तो अंबिका सोनी ताकतवर होती थी, जब विंसेंट जॉर्ज की चौखट से कोई होकर जाए तो वी जॉर्ज ताकतवर हो गए थे, फिर बाद में अहमद पटेल जब इस भूमिका में आया तो अहमद पटेल ताकतवर हो गए थे। तो उसी तरीके से रायबरेली अमेठी में चूंकि सोनिया या प्रियंका या राहुल, इन तीनों गांधियों से अगर किसी को मिलना है तो उसका एकमात्र रास्ता किशोरीलाल शर्मा होते थे या कैप्टन सतीश शर्मा होते, तो ये लोग महत्वपूर्ण हो जाते थे वहां पर। तो ये जो बगलगीर वाली जो बात कही ना, ये राजनेता होना जरूरी नहीं होता है, इस सिस्टम में कौन आपको किससे मिलवा पा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जनता से कनेक्ट कैसा ये है। हमारे साथ एक और नवोदित पत्रकार बैठे हुए हैं, आपसे बात करूंगा। अपना परिचय दे पहले मित्र। सर मेरा नाम निहाल पांडे, मैं ठीक है निहाल, ये बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो खास तौर चूंकि मैं रायबरेली अमेठी इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि बाकी सब जगहों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन रायबरेली अमेठी पर सबकी निगाहें लगी हुई। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है वहां पर? सर मुझे लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दिखेगा ही उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से पर यहाँ तो वो आए नहीं थे, मतलब उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी की तरफ तो उन्होंने दौरा उसको छोड़ दिया था पहले चरण में, दूसरे चरण में जरूर आए थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखना ही अच्छा, चाहिए। जी। तो ये तो लगता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सर चुनाव का, ये जो पॉलिटिक्स बात होती है, बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा है, लोग इस पे नहीं बात करते हैं। ये मुद्दा है निहाल आपके हिसाब से? बड़ा हाँ मुद्दा बिल्कुल है, ये जी। बड़ा मुद्दा है। सबसे ज्यादा लोगों के पास खाने को नहीं रहता, लोग फ्री राशन का लोग दे देते हैं बयान की, ये सब मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा था, वो शांत हो गया इस टाइम, वो मुद्दा नहीं बनना है। राम मंदिर की बजाय जो है राशन और नौकरी ज्यादा बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जी। ये युवाओं कहा जाता भूखे पेट भजन नोहे को पाला है, जी सर। भूखे भजन नोहे को पाला। हाँ, तो लोग नेता नगरी अभी जीत जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन युवा जो रहते हैं वो बेरोजगारी सबसे ज्यादा रहती है। इस पर कोई नहीं ध्यान देता, कोई भी नेता हो। मतलब ये जो कांग्रेस की जो गारंटी युवाओं के लिए आ रही, सब आ रही, इसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है आपके लिहाज से?
नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि गारंटी आ रही है। बड़े बड़े लोग वादे कर जाते हैं लेकिन बाद में वो पूरे नहीं होते हैं। कुल मिला के वो पुरानी प्रामाणिकता सिर्फ की दिक्कत हाँ है। जी, सत्ता पाने के लिए इंसान कुछ भी कर लेता, वही है। चलिए ऋषि में फिर आऊंगा थोड़ा सा अमेठी रायबरेली से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अमेठी रायबरेली बहुत चर्चा हम कर सकते हैं। लखनऊ में हम जहाँ बैठे हुए हैं, वैसे तो लखनऊ सीट जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी की अभी भी मतलब देखा जाए तो टेक्निकली जो नंबर 2 नेता है मोदी के बाद, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर है। तो इस बार भी चुनाव कोई लड़ते दिखाई पड़ रहा है विपक्ष में, कोई ऐसी कोई चीज दिखाई पड़ रही है? क्योंकि राजनाथ जी के तो सभी दलों में बड़े अच्छे संबंध है, खास बात तो ये भी है ना। तो एक चीज समझिए, इस बार की जो लड़ाई है वो राजनाथ से है। अच्छा लखनऊ में। अच्छा, जी। ये दिलचस्प है, ये थोड़ा समझाइए। वो इस तरह से कि इस बार लखनऊ से वो ये चाह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा वोट। अच्छा। तो उनकी लड़ाई खुद से ही है। वो ये चाह रहे हैं कि मुझे जितना मिला था, अभी तक मिलता रहा, भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलता रहा, अटल जी को जितना मिलता रहा, मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं। क्योंकि आप देखिए, रविदास मेहरोत्रा बहुत बड़ा नाम नहीं है। एक विधानसभा है मध्य, वहां से वो विधायक, बहुत ज्यादा उनका, आप देखिए इतना टाइम हो रहा है, कोई दौरा नहीं हो रहा है उनका। जी। मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ, समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो। हमारा पश्चिम से विधायक अरमान खान समाजवादी पार्टी से, कोई चर्चा ही नहीं है वहां पर रविदास मेहरोत्रा की और बाकी लोगों की। उनका कहना हाँ लड़ रहा है, जो भी चर्चा है वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, चर्चा सिर्फ राजनाथ की। हर कोई ये देखना चाह रहा है कि राजनाथ को क्या इस बार 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो लड़ाई उनकी खुद की है। आप देखिए, आज अखिलेश यादव एक रोड शो निकालेंगे, मुझे लग रहा है वो 2 किलोमीटर का भी रोड शो नहीं है लखनऊ में। जी। आप अगर नेता है, आप अपना रोड शो कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर आपका मतदाता होगा, जो आपका गढ़ होगा, खास करके वहां पे करेंगे। पुराना लखनऊ पूरा छूटा हुआ, आपने केडी सिंह से शुरू किया, जीपीओ पर आके आप खत्म हो। तो बड़ा कुछ रस्म अदायगी करते दिखाई पड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल। और जो आपने बात कही है ना कि राजनाथ सिंह के रिश्ते, ये तो जग जाहिर है। तो हो सकता है कि अखिलेश को कह दिया हो कि भतीजे जरा ध्यान रखना इस बार, या हमको कहना थोड़ा ना आगे, पड़ा हो ऐसे ही। हाँ, मुझे थोड़ा आगे जाना है, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। अच्छा, क्योंकि मतलब यहाँ पर कोई वैसी फाइट दिखाई नहीं पड़ती कोई है। फाइट ही नहीं। अच्छा ऋषि, बस मैं आप पूछूं, अगर उत्तर प्रदेश की अगर मैं 80 सीटों पर अगर बात करूं, तो पिछली बार बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था सपा और बसपा का। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, 72 नहीं आई थी, 14 नहीं दोहराया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीटें 64 आई थी उनकी, वो उस 72 से ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन के खिलाफ आई थी। इस बार वैसा कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन माहौल बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, कम से कम विपक्ष की तरफ से दिखाई पड़ रहा बना हुआ। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या आपके लिहाज से क्या मतलब कुछ परिवर्तन होने वाला है? और मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं देख रहा, क्योंकि आप भी देखिए कि जितने चरणों का चुनाव यूपी में हुआ है खास करके, आप देखिए शहरी क्षेत्र का जो वोटर है, आप वो देख लीजिए। अगर पूरे जिले के अगर आप आए तो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर शहरी से ज्यादा वोट दिया है। दूसरा ये कि राम मंदिर का जो माहौल बना हुआ है वो अभी भी है, साइलेंट। हाँ वो साइलेंट है। आप ये देखिए ना, धर्म चाहे कोई सा भी, निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हीं से जिंदा रहता है, और उनमें पूरा माहौल है, उनके अंदर पूरा माहौल है, माहौल टाइट है, मतलब कुल मिला अंदर से पूरा माहौल टाइट है। और मेरी, जैसे हर पत्रकार की सीट पर किसी ना किसी पर नजर रहती है, मेरी इस बार कन्नौज सीट पर नजर है खास करके। मैं चाहता हूँ, कन्नौज क्या लग रहा है आपको? हाँ वही मैं चाह रहा मतदान हूँ। हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदान हो चुका है, लेकिन मेरी सीट एक लौती वही सीट है जिस पर मेरी नजर है। आपको लगता है कि अखिलेश वहां से हार भी सकते हैं? नहीं, हार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो बुलाया गया था, वे करना ही नहीं चाह रहे थे। सुब्रत पाठक के साथ के जो लोग होते, भैया जी वाले, वो जबरदस्ती वो पीछे पड़ गए थे कि अखिलेश के लिए भैया जी डर गए, भैया जी डर गए, भैया जी डर गए। तो अच्छा साबित करने आया फिर वो। तो फिर अब, और कन्नौज में मतलब परंपरागत सीट रही है, लड़ रहा है, तो ऐसे में तो फिर उनको आना ही था। और अखिलेश आए हैं, देखना बस ये होगा कि सुब्रत और उनके बीच में अंतर कितने का होगा। ठीक, चलिए, तो कुल मिला के मैं अब आखिरी सवाल लूंगा ज्ञानेंद्र जी, चूंकि चर्चा आप लोगों से अगर मैं करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि ये जो है पूरा जितना इस कैमरे की चिप है वो पूरी भर जाएगी, क्योंकि ज्ञान का भंडार है आप लोग, जानकारी का भंडार है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक जो बहुत बड़ा विषय था भारतीय जनता पार्टी के जो हलकों से जो खबरें आ रही थी कि बीजेपी में 2 मुद्दे थे। एक तो कार्यकर्ताओं की उदासीनता,
वो कुछ हद तक नाराजगी में भी तब्दील हुई, लेकिन वो सतह पर आती नहीं दिखाई पड़ी, वो अलग बात है। दूसरा, टिकटों का वितरण, क्या इसने कुछ माहौल खराब किया और इससे क्या कुछ जो नतीजे आएंगे उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, अभी मैं दो चीज़ों पर जो अभी हमारे साथियों ने भी बात की उस पर मैं छोटा सा एक पहले बात करूंगा, फिर आप वाले सवाल पर आऊंगा। कि जैसे ऋषि ने कहा, बिल्कुल लखनऊ की अगर आप बात करेंगे, हम यहाँ बैठे हैं तो राजनाथ सिंह के लिए यही चुनौती है कि मार्जिन कितना रहेगा। पूनम सिन्हा लड़ी थी पिछली बार, तो जो जीत का वो 6,33,000 के करीब वोट पाए थे, 3,47,000 के 302 वोटों के मार्जिन से जीते थे। तो वो मार्जिन वो बढ़ाना चाहेंगे। हमारे एक और युवा साथी ने जो बात कही, वो निश्चित तौर से ये मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे ये हैं, मौजूद हैं। और ये मुद्दे, ये बड़ी हमारी विडंबना रही है कि राजनीति में वो मुद्दे तो नेपथ्य में चले जाते हैं। और वो क्योंकि कोई भी दल निरापद नहीं है। हर दल, आप देखिए वोटिंग जब भी टिकट देने की बात आती है तो सीधे तौर से टिकट तभी तय हुए हैं कि कौन जाति का हिसाब कैसा है। और बल्कि बाद में इन्हीं जाति के हिसाब से कहीं अखिलेश यादव ने जो टिकट कई सारे बदले, बाद में बीएसपी ने भी टिकट बदले, वो सिर्फ विशुद्ध जाति के आधार, जाति समीकरण के आधार पर ही बदला गया। तो जाति नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश की तो खासतौर से बड़ी समस्या है और ये तल्ख हकीकत है। आपने जो बात कही है कि वो ये जो पूरा चुनाव है, मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर फिलहाल अब मुद्दों के बजाय बीजेपी के लिए जो एक बड़ी चुनौती तो यही है कि वो, एक तो उन्होंने पीछे की भी सफलता को दोहराना है और इधर का टास्क और ज्यादा दे दिया गया। तो पीएम मोदी ने तो बीजेपी को टास्क भी बड़ा कठिन दे दिया, 400 के ऊपर का। और जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी एकदम निश्चित तौर से वो भाव साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत यही है, वो किसके पास जाएंगे? सांसद के पास जाएंगे। वो सांसद ऐसे बैठे हुए हैं, आप स्मृति ईरानी की हमने बात की, एरोगेंसी की बात की, वो एरोगेंसी बीजेपी के जो यहाँ पर 80 सीटों में से जो बीजेपी के खास 65 हैं, और उसके बाद भी 2 सीटें और जीत ली। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों के संग यही दिक्कत रही है कि उनका पब्लिक कनेक्ट ही नहीं है। और वो सिर्फ विशुद्ध इसी नाम पर, कि सिर्फ मोदी के नाम पर उनको पता है, उन्होंने पूरी मेहनत, उन्होंने पब्लिक के बीच में जाने के बजाय उन्होंने मेहनत यही की किसी तरह उनका टिकट बचा रहे, टिकट वापस बहाल हो जाए। बजाय वो गणेश बन गए। तो उन्होंने परिक्रमा करने पर ज्यादा भरोसा किया। तो जाहिर सी बात है उनका पब्लिक कनेक्ट है नहीं, लोगों में रिसेंटमेंट है। तो बीजेपी के लिए आप किसी से भी बात कर लिए, जमीन पर आप जब भी जाएंगे, किसी भी जगह पर पहुंचेंगे, लोगों का यही कहना है कि हमको मोदी से तो कोई गुरेज ही नहीं, मोदी से कहीं नाराजगी ही नहीं है। क्योंकि आप, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है राजनीति में, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि 10 साल हो जा रहे हैं, 2 टर्म हो चुके हैं, और एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर मोदी के लिए तो कम से कम लागू नहीं होता है। लेकिन उनके जो लोग हैं, जो सांसद हैं, उनके तौर तरीकों से लोगों में बिल्कुल नाराजगी है, आक्रोश है। अब कितना मोदी का फैक्टर ही लोगों के जहन में रहेगा जब वोट देने जाएंगे, ये भी देखना होगा। हालांकि अभी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है, और बीजेपी का तो सारा आधार ही कार्यकर्ता है। वो समीकरण से ज्यादा कार्यकर्ता उनके लिए ज्यादा काम करते हैं। तो ऐसे में ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बीजेपी को अगर आज एड्रेस नहीं करा तो आगे भी करना पड़ेगा, वरना उनके लिए बड़ी देर हो जाएगी। और अभी तो फिलहाल चूंकि माहौल काफी कुछ पलटा, तो बीजेपी का भारी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर वो जीत भी मिलती है तो बीजेपी के रणनीतिकारों को सोचना होगा कि उनके जो सांसद हैं वो कम से कम ऐसे सांसद होने चाहिए जो पब्लिक कनेक्ट हो। वरना तो इससे बेहतर यही होगा कि बीजेपी, आपने देखा ना कानपुर में क्या हुआ कि माला किसी और को पहनाई जा रही है अपने। आप कानपुर जैसे शहर में, जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी है और राजनीति के मामले में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा उस पर नजर जाती है, उस कानपुर में अपना प्रत्याशी ही ना पहचान पाए बीजेपी के कार्यकर्ता कि वो कौन आ रहा है, माला दूसरे को पहना दे रहे हो, और उसमें भी अपना वो सांसद है, उस जो सिटिंग सांसद है उसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं बीजेपी के लिए, और अगर इनको एड्रेस नहीं किया तो इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि मजाक में कही जाने वाली वो बात सही हो रही है कि बीजेपी को फिर आने वाले दिनों में चेहरे की बजाय कोई भी खड़ा करते और हर आज जो उनका लड़े वो मोदी का ही मुखौटा पहन लिया करे और वही चुनाव लड़ा करे। उसका जब अपना व्यक्तिगत कोई मिलना जुलना, व्यक्तिगत कोई जनता से कनेक्ट ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि सिर्फ मोदी का मुखौटा पहनकर चुनाव लड़ता रहे और आगे जीतता रहे। तो ये बीजेपी को आगे एड्रेस करना पड़ेगा, ये बड़ी चुनौती रहेगी। फिलहाल में बीजेपी का पलटा भारी यहाँ पर देखता अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो कुल मिला के आपने सुना, ये पत्रकारों की बातें सुनी आपने। और वैसे मैं ज्ञानेंद्र जी के बारे में एक बात बता दूं, ज्ञानेंद्र जी शिक्षक भी हैं, भौतिकी के शिक्षक हैं। तो भौतिक विज्ञान तो वो पढ़ाते हैं, लेकिन अर्थमेटिक और जो केमिस्ट्री भी राजनीति की वो इतनी शानदार तरीके से समझते हैं कि जो उन्होंने जो शब्द कहे उन पर थोड़ा सा आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है। तो ऋषि जी, ज्ञानेंद्र जी और पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात समझ में आ रही है अभी चर्चा से,
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी दिखाई पड़ रहा है। पर एक बात तो है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आगे दुरुस्त नहीं की गई तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। चुनाव मोदी के चेहरे पर जीत रही है पार्टी, ना कि स्थानीय स्तर पर। और स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी अगर इस तरीके से बिल्कुल इरिलेवेंट हो जाएगा तो ये शायद लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर पब्लिक से जो जुड़ने की कड़ी होती है वो वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है। और जनप्रतिनिधि अगर इतना सिफर होगा, इतना शून्य होगा और इतना, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, निष्क्रिय होगा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो आखिरी पायदान पर खड़ा आदमी है उसके लिए आगे तक जाने के रास्ते बंद हो जाते। तो मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से मुझे अभी दीजिए आज्ञा। देखते रहिए हमारे चैनल को और बताइए कि हम कैसे अपने आप को और परिमार्जित कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेता हूँ इजाजत।